हेलो, नमस्ते सभी प्यारे भाइयों को। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल अमन स्मार्ट क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे जो आपका विषय या फिर जो टॉपिक इस समय चल रहा है, आपका विषय संविधान से भी रिलेट कर रहा है ये आपका विषय, और ये आपका रूरल डेवलपमेंट से भी रिलेट कर रहा है। दोनों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये समझ में नहीं आता, तो ये टॉपिक आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना, तभी ये आपके समझ में आ पाएगा, वरना ये कभी भी आपके समझ में नहीं आएगा। और जितने भी बच्चे मोस्टली पढ़ते हैं, तो मेरे हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ भाग 6 तक पढ़कर ही खत्म कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप समझते हो कि पॉलिटिकल साइंस या फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं या फिर आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप बोलते हो या फिर मैथ को, आपका जो सब्जेक्ट होता है एक तरीके से मैथ, तो उसको तो आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, लेकिन जीएस आपको नंबर तब देगी जब आप बातों को अंदर जाकर डीपली समझोगे। ये नंबर आपको तब देती है। फैक्चुअल ये कभी आपको नंबर नहीं देगी, क्योंकि वो थोड़ा सा घुमाकर, जो आपके सामने बैठा हुआ एग्जामिनर है वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपसे घुमाकर पूछेगा। तो इस वजह से आपको मैं क्वेश्चंस के माध्यम से भी समझा रहा हूं और साथ में डिटेलिंग में भी आपको समझा रहा हूं। तो कल जो हमने क्लास की थी स्थानीय स्वशासन या फिर ग्राम पंचायत के अबाउट में या फिर पंचायत राज के अबाउट में, जो हमने क्लास की थी, ये उसके क्वेश्चंस हैं। जितनी हमारी फर्स्ट पार्ट में आपका स्थानीय स्वशासन आया, ये आपका सेकंड पार्ट है। स्थानीय स्वशासन का ये आपका सेकंड पार्ट चलेगा। ये तो क्वेश्चंस हैं आपके। ये क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट बन सकते हैं, जो फैक्चुअल हो सकते हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं। तो कल वाली क्लास में एक बार फास्ट फिंगर करके देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? कल ही मैंने कराया था। सबसे पहला टॉपिक, पहला जो आपको फैक्ट लिखाया था यही था, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1882 में इसने स्थानीय स्वशासन संबंधी मजबूती संस्थाओं का क्या किया, उसको और ज्यादा मजबूती प्रदान की और उससे प्रस्ताव को पारित किया। दूसरा आपका स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाएगा? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा तो 1882 लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव। 1882 लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव, उसे बोला जाएगा आपके स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। लॉर्ड रिपन का जो प्रस्ताव था, जो उसने पारित किया, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाएगा। भारत सरकार द्वारा स्थानीय स्वशासन को कब प्रस्तावित किया गया? क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार द्वारा स्थानीय स्वशासन को कब प्रस्तावित किया गया? कल ही कराया था ये आपको। तो कल बताया था 1864 में, 1864 में भारत की सरकार के द्वारा मान्यता दी गई कि इस स्थानीय स्वशासन को प्रस्तावित कर दिया जाए या फिर इसके लिए प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष पंचायतों को कार्यकारी व वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त हुई? तो आपको पता है, कल मैंने बताया था एक वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड मेयो, और 1870 में इन्होंने कार्यकारी व वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की। किसे? पंचायत राज को या ग्राम पंचायतों को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग का गठन कब हुआ? राजकीय मतलब राज्यों के अंदर जो केंद्रीकरण है इस समय, उसको विकेंद्रीकृत करना। तो इस आयोग का गठन कब हुआ? राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग, इसका गठन हुआ आपका 1907। राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग का गठन कब हुआ? आपका 1907 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? कल ही तो बताया था, हॉर्ब हाउस। अध्यक्ष अगर पूछे जाएं तो इसके अध्यक्ष हैं
होर हाउस, ये इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन कब हुआ? उत्तरदायी सरकार का मतलब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। उत्तरदायी सरकार का गठन कब हुआ? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का गठन किया गया। किन बातों पर यह उत्तरदायी होती थी? सिर्फ हस्तांतरित विषयों पर, जिसमें कानून वायसराय मतलब कि जो गवर्नर जनरल है और उसके नीचे बैठे हुए जो मंत्री हैं, एक तरह से आप गवर्नर जनरल को यहां पर राष्ट्रपति के तौर पर समझ सकते हो। जैसे राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है तभी वो क्या बनता है, आपका अधिनियम बनता है, ऐसे यहां पर गवर्नर जनरल जब सिग्नेचर करेगा तभी वो जाकर क्या बनेगा, अधिनियम बनेगा। लेकिन कार्यकर्ता कौन है वहां पर? भारतीय मंत्री, जो भारत के व्यक्ति होंगे वो मंत्री वहां पर क्या है, कार्य करने वाले। तो हस्तांतरित विषयों पर ही रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी गई, कब? 1919 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिनियम द्वारा विषयों को बंटवारा कर दिया गया? जो विषय होते थे केंद्रीय परिषद के पास, दोनों प्रकार के विषय थे, उनका बंटवारा किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। अगर पूछा जाए उत्तरदायी सरकार को लागू कब से किया गया? तो 1921, असम, पंजाब, ये सब मैंने कल आपको क्षेत्र बताए थे जिनमें ये लागू किया गया था। तो इसके बाद नेक्स्ट, फिर क्लास की ओर भी आगे बढ़ना है जल्दी से। स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य सूची का विषय कब घोषित किया गया? पूरी तरह से राज्य सूची का विषय तो 1935 के एक्ट के द्वारा, या 1935 में। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन की अवधारणा का विकास कहां से हुआ? तो मैंने कल एक फिलॉसफी बताई जो लास्ट में पढ़ा कर गया था, उससे पहले इसे देखो। पंचायती राज का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 में वर्णन किया गया है पंचायती राजों का। और ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 243 में मिलेगा, जिसे हम बाद में देखेंगे। अभी इसे देखते हैं। स्थानीय स्वशासन की अवधारणा का विकास कहां से हुआ? तो कल पंचायती राज का विकास चल रहा था, उसमें मैंने बताया आपको कि हमने देखा कि संविधान सभा के द्वारा जब संविधान का निर्माण किया गया, लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे नोट कर लेना, अगर आप सभी को याद है तो बहुत ही ज्यादा उचित है आपके लिए। चलो मैं साइड हो जा रहा हूं, ठीक है ना। चलो, तो कल जो लास्ट हम करा रहे थे पंचायती राज का विकास, पंचायती राज का डेवलपमेंट जो करा रहे थे, तो उसके अंतर्गत मैंने बताया कि संविधान सभा आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जिसका गठन 1946 में किया गया कैबिनेट मिशन के आधार पर, तो उसने संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा की कई सारी बैठक हुई, लेकिन उन बैठक में हमें गांधी जी का अस्तित्व कहीं नहीं दिखाई दिया। तो क्या गांधी जी के अनुसार या फिर गांधी जी के विरोध में भारत का संविधान खड़ा हुआ क्या? नहीं। गांधी जी का अस्तित्व भले ही नहीं दिखाई देता हमारे संविधान में, लेकिन उनकी जो फिलॉसफी है, उनकी जो अवधारणाएं हैं, वो जरूर इसमें दिखाई देती हैं। उनकी झलक समय समय पर मिल जाती है। जैसे सबसे बड़ी झलक यहीं पर मिलती है, स्थानीय स्वशासन की अवधारणा का विकास। गांधी जी की एक अवधारणा थी या फिर फिलॉसफी थी, वो अवधारणा है आपकी ग्राम स्वराज, कि जो गांव हैं उनको स्वराज दिया जाए, उनका अपना शासन हो। तो ये फिलॉसफी है महात्मा गांधी की, ग्राम स्वराज। तो यहीं से विकास हुआ है आपकी ग्राम पंचायतों का। स्थानीय स्वशासन की अवधारणा का विकास कहां से हुआ? तो ग्राम स्वराज। यहीं तक हमारी कल क्लास फिनिश हुई थी। और पंचायती राज का वर्णन किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 240 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आर्टिकल 40 में वर्णन है इसका। तो यहां पर लास्ट हमने देखा पंचायती राज का जो हम विकास देख रहे थे महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा से, इसका स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ है। बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपके लिए, आपके जीवन में कभी भी समझ में नहीं आए, लेकिन आज अवश्य समझ में आ जाएगा ये स्थानीय स्वशासन किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट हुआ। सब बताएंगे किस अनुसूची में है, किस भाग में है, कितने अनुच्छेद हैं, कौन कौन से अनुच्छेद में क्या बातें कही गई हैं,
कैसे निर्वाचन होता है, क्या क्या कार्य होते हैं इनके, क्या योग्यताएं होती हैं। तो देखो, स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ। विकास में सबसे पहले 1882 के बाद जो 1935 तक हम पहुंचे तो पंचायती राज को क्या बना दिया गया, राज्य सूची का विषय बना दिया गया। पार्ट 2 फर्स्ट वाला मैंने करा दिया। ये समझ में तभी आएगा जब फर्स्ट वाले को समझ लोगे। बाकी के मैंने जो क्वेश्चन है वो आपको करा दिए हैं। देखो, तो गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा से आपका स्थानीय स्वशासन या फिर पंचायती राज का क्या होता है, विकास होता है। जैसे ही भारत देश आजाद हुआ 1948 के बाद और संविधान हमारा 1950 में जाकर लागू हुआ 1950 में। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। उससे पहले 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और 284 व्यक्तियों के द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए गए। पहले हस्ताक्षर आपके पीटी नेहरू और अंतिम हस्ताक्षर आपके उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किए गए थे। 1950 में आपका संविधान लागू हो गया। लागू होने के बाद हमें यह दिखाई दिया कि पूरी की पूरी जो शक्तियां हैं केंद्र अपने अंदर केंद्रीकृत रखकर बैठा हुआ है। केंद्र में या फिर राज्य में गांव के व्यक्तियों के पास लोकतंत्र तो बिल्कुल है ही नहीं। और हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करेंगे। अभी ये शब्द नहीं आया, अभी तो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण चल रहा है, क्योंकि लोकतंत्र अभी सिर्फ केंद्र में है। विकेंद्रीकरण, जब प्रत्येक जन जन तक लोकतंत्र पहुंचेगा, प्रत्येक व्यक्ति जहां अपना मत देकर अपने व्यक्तियों को निर्वाचित कर सकता है, चुन सकता है, तब जाकर हम कहीं बोल सकते हैं कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हुआ। विकेंद्रीकरण का मतलब है बिखराव, पत्ते पत्ते तक पहुंचा देना, एक एक कोने तक, तो उसे बोलेंगे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और लोकतंत्र आप सभी जानते हो, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बोलेंगे आप डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। और लोकतंत्र की बात करें तो क्या होता है, अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा इसको परिभाषित किया गया। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाएगा। चाहे वो डायरेक्ट चुन ले, चाहे वो इनडायरेक्ट चुन ले, मतलब मीडिएटर बनाकर चुने, या फिर वो डायरेक्ट सबसे जो सर्वोच्च प्रतिनिधि है उसे चुन ले। इसकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले इस पर आते हैं। तो पंचायती राज में क्या हुआ 1950 के बाद 1952 में 1952 में आपका पंचायती राज एवं सामुदायिक, दिखाई दे रहा है ना बेटा, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन 1952 में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय, कम्युनिटी डेवलपमेंट, समुदाय का विकास करने वाला जो मंत्रालय होगा और पंचायती राज का जो विकास करेगा, इसका गठन आपका 1952 में हुआ, 1952 में हुआ। इसके जो प्रथम मंत्री बने, जो मिनिस्टर थे इस मंत्रालय के प्रथम मंत्री एस के डे, इसके जो प्रथम मंत्री बने हैं आपके एस के डे, ये पहले मंत्री बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा इसका पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का क्या किया गया, गठन करवाया गया। मंत्री बने इसके पहले एस के डे, ये आपके मिनिस्टर हैं।
अब इस मंत्रालय ने क्या किया, इसने कुछ अपने कार्यक्रम चलाए कि कैसे हम इस सामुदायिक और पंचायती राज का विकास करेंगे। और विकास करने के लिए इस मंत्रालय के द्वारा 2 प्रोग्राम चलाए गए, 2 कार्यक्रम चलाए गए इसके द्वारा। सबसे पहला जो कार्यक्रम था, 2 पहल चलाई गई हैं। सबसे पहली पहल है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सिर्फ पंचायती राज को बिखेरने के लिए यह कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि जन जन तक पंचायती राज का जो विकास है, प्रत्येक व्यक्ति यहां तक पहुंच सके, अपनी बातों को कह सके, जन जन तक पहुंचाना। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया और इसकी जो शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत की गई, 2 अक्टूबर 1952। ये पहला कार्यक्रम चला, किसके द्वारा, इस मंत्रालय के द्वारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 1952 में और 2 अक्टूबर 1952 में इसकी शुरुआत हो गई। दूसरा जो कार्यक्रम आपका चलाया गया वो है राष्ट्रीय सविस्तार योजना। अब इसको और ज्यादा बढ़ाया जाए, विकास करना यह तो सामान्य बात है, सामुदायिक विकास मंत्रालय तो विकास कार्यक्रम, क्या प्रोग्राम चलाए जाएंगे, क्या नीतियां होंगी, क्या क्या प्रोग्राम करेंगे। तो 2 अक्टूबर 1952 से इसने अपने कार्यक्रम करना स्टार्ट किया। उसके अंतर्गत एक कार्यक्रम निकल कर आया, राष्ट्रीय सविस्तार योजना, और इसको प्रभावी किया गया 1953 में। 1952 में आपका ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू हुआ और राष्ट्रीय सविस्तार योजना चलाई गई, कब आपकी, 1953 में, 1953 में। और इनका काम क्या था, गांव का विकास करना, कार्य है इनका गांव का विकास करना, और गांव में स्पेशली पंचायती राज का विकास करना। जब पंचायती राज होंगे तभी जाकर कहीं विकास होगा, क्योंकि वो अपनी बातों को रख सकते हैं। कार्य था गांव का विकास करना। 2 कार्यक्रम चलाए गए, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन 1952, मंत्री एसके सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना चलाई गई। ये प्रथम पहल है जो इसके द्वारा चलाई गई है, इस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई पहली पहल, फर्स्ट जो है वो ये है आपकी 2 अक्टूबर 1952 को ये स्टार्ट की गई। ठीक है, लिखना चाहो तो लिखना जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट लो, जिसके बाद आगे बढ़े। चलो, तो यहां तक आपका क्लियर हुआ होगा। तो पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन 1952, मंत्री थे इसके प्रथम एसके डे, और इसके द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए वो थे प्रथम सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत कब हुई, 2 अक्टूबर 1952 में इसकी शुरुआत हुई। दूसरा आपकी जो योजना चलाई गई इसी मंत्रालय के द्वारा, राष्ट्रीय सविस्तार योजना, मतलब गांव के विकास के लिए पंचायती राज का जो विकास है, डेवलपमेंट गांव गांव तक कैसे किया जाए, और यह शुरू हुआ आपका 1953 में, 1953 में ये शुरू हुआ। और दोनों का मेन मकसद क्या है, गांव का विकास करना, दोनों का काम गांव का विकास करना। देखो अब आगे देखते, ये दोनों कार्यक्रम लागू रहे, कोई बात नहीं, लेकिन 1953 के बाद जब इसकी जांच की गई कि इसने काम क्या किया है, तो इसके द्वारा चलाए गए दोनों के दोनों कार्यक्रम क्या रहे, आपके विफल रहे। आपके ये जो दोनों योजनाएं चली हैं, दोनों का उद्देश्य ये था कि जनता को
भागीदारी देना या शासन में भागीदारी देना। सामान्य बात यही थी कि पंचायती राज का हमें क्या करना है, डेवलपमेंट, तो जनता को भागीदारी देना। कहां पर, वो भी शासन में। लेकिन हुआ ये कि आर्थिक एवं सामाजिक पुनरुद्धार कार्यक्रमों के प्रति जनता को भागीदारी देना। समस्या ये हो गई यहां पर कि ये पूरा का पूरा जो योजना चलाई गई है ये सरकार के खेमे में अटक कर रह गई, सरकारी सदस्यों में ये रुकी हुई रह गई। जैसे ऐसा मान के चलो हमने क्या प्रोग्राम चलाया, आपका तो एक तरह से सविस्तार योजना करनी है, और दूसरा क्या था आपका, दूसरा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। जब इन दोनों की जांच की गई तो देखा गया कि कोई भी व्यक्ति इन संस्थाओं पर तो पहुंचता ही नहीं है। दूर दूर तक जहां दिखाई दो तो एक भी व्यक्ति नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति नहीं आ रहा, तो भाई विकास कैसे हो सकता है पंचायती राज का। पंचायती राज मतलब ग्राम पंचायतों का विकास करना है तो गांव के व्यक्तियों का होना तो आवश्यक है, और वहां दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता था। मतलब कि ये जो आपकी योजना है सिर्फ ये अधिकारियों तक सीमित रह गई। जो अधिकारी थे उन्हीं तक सीमित रह गई। एक मिनट, अधिकारियों तक सीमित रह गई। अधिकारियों तक सीमित रही ये आपकी जो योजना है, और कह सकते हो जो सीडीपी प्रोग्राम है आपका, सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये असफल रहा। ये क्या हुआ, असफल हुआ, क्योंकि जनता को अधिकार नहीं प्राप्त हुए, और जब जनता को अधिकार नहीं प्राप्त होंगे तो वो भागीदारी कैसे सुनिश्चित कर सकती है। अधिकारियों तक ये योजना सीमित रह गई। तो ये प्रोग्राम आपका जो सीडीपी है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, पूरी तरह से विफल हो गया। अब इसके पश्चात पंचायती राज पर जब यह विफल हुआ तो पंचायती राज पर विचार विमर्श करने के लिए कई प्रकार की समितियों का गठन हुआ। उससे पहले आप दो फैक्ट लिखना, नोट डाल के लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन, मतलब ग्राम स्वराज की अवधारणा के तहत जो पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया संविधान सभा में, जिससे इसे जोड़ा गया आर्टिकल 40 में, वो समर्थन करता कौन था, तो वो थे आपके श्री मन्नारायण। श्री मन्नारायण, इन्होंने समर्थन किया और इनके समर्थन पर आर्टिकल 40 में पंचायती राज जोड़ा गया। पंचायती राज जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन श्री मन्नारायण ने किया, जो ग्राम स्वराज की पहल थी। आर्टिकल 40 में इन्हीं के समर्थन के द्वारा इसे जोड़ा गया, इसे याद रखना। अब देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था पर विचार देने के लिए निम्न समितियों का जो गठन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हटाऊं? अब देखो, जब ये सीडीपी वाला प्रोग्राम असफल हुआ, प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि ये तो प्रोग्राम इतना अच्छा चल रहा था, लेकिन ये क्या हो गया, विफल हो गया। रीजन क्या था? जनता तक भागीदारी सुनिश्चित नहीं हुई। तो इस समय आपको पता होना चाहिए, योजना आयोग का 1950 में गठन हो चुका था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री साहब खुद होते हैं। योजना आयोग ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था बलवंत राय मेहता।
बहुत बड़े विधिवेत्ताएं, कानून के जानकार, एक व्यक्ति को चुना जिनका नाम था बलवंत राय मेहता। और बलवंत राय मेहता से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू या योजना आयोग के द्वारा कहा गया कि आप पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए कुछ योजनाएं प्रस्तुत करो। तो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। जिसकी सिफारिश एक समिति का गठन किया गया, इतना ही बहुत है। ठीक है, देखो, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता, दो व्यक्ति हैं ये, एक तो आपके बलवंत सिंह मेहता और एक है आपके बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता जो है ये आपके गुजरात से बिलोंग करते हैं और वहां के ये मुख्यमंत्री भी रहे। एक बलवंत सिंह मेहता हैं और वो राजस्थान से बहुत बड़े विधि शास्त्री भी रहे हैं। तो यहां पर बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति ने, बलवंत राय मेहता ने बताया कि आपने जो केंद्र में पूरे शासन को केंद्रीयकृत करके रखा है, उसका केंद्रीयकरण करके रखा है, जो सेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज कैसे लागू हो, आप ग्राम पंचायत मतलब ग्रामों को स्वराज देना चाहते हो, पूरी पावर तो आपने केंद्र में रखी है। तो उन्हें जब तक आप स्वराज नहीं दोगे, राज्य और केंद्र दो ही हैं शक्तियां अभी, जब तक आपकी त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली नहीं आएगी तो दो ही है, एक तो राज्य है, दूसरा आपका केंद्र है। तो दोनों में ही पावर है, मुख्य पावर केंद्र में है। तो पूरी शक्तियां जब केंद्र में विलीन है तो आप कैसे पंचायती राज का विकास कर सकते हो। जब ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुनी तो उनसे बोला कि आप ऐसा करिए, आप एक समिति बनाइए और अपने सुझाव के अनुसार बताइए कि हम क्या करें इसमें। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ जिसे क्या बोला जाता है, बलवंत राय मेहता समिति। और इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाएंगे। त्रिस्तरीय कैसे, जिसमें जो सबसे छोटी इकाई होगी उसमें क्या होगा, ग्राम, मध्य में होगी आपकी क्या, तहसील, जैसे आप ब्लॉक भी बोल सकते हो, और सबसे ऊपर होगा आपका जिला। ये तीन स्तरों पर हम क्या करेंगे, अपनी जो राज्य में जो सरकार है उसका विभाजन करेंगे तीन स्तरों पर। एक तरह से विधायी कार्यक्रम हम इनको देंगे, एक जिला, तहसील और ग्राम। फिर से क्या कर रहे हैं हम, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। राज्य तक तो पहले कर दिया है, पहले जो विकेंद्रीकरण हुआ तो पहले केंद्र में से कहां पहुंची, प्रांतों में। अब प्रांतों में से विकेंद्रीकरण होगा, वो भी 3 स्टेज पर, आपका जिला, जिला के बाद तहसील, तहसील के बाद ग्राम। जो सबसे छोटी इकाई है आपकी, सबसे छोटी यूनिट, वो है आपकी ग्राम या फिर गांव, उसके बाद तहसील, उसके बाद जिला। ये 3 स्तर पर क्या करेंगे हम, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को लाएंगे, मतलब कोने कोने से व्यक्तियों का समर्थन लेकर आएंगे पूरे भारत में। तो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का अगर बोलें कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने की बात किसने कही, बलवंत राय मेहता ने। यह सिफारिश किसने की, बलवंत राय मेहता ने। और बलवंत राय मेहता ने कहा कि आप क्या कीजिए, इसके द्वारा स्थानीय स्वशासन
को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाएगा। इसी वजह से इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे देखते हैं जल्दी से। ठीक है, हटाएं इसे। जो पंचायती राज व्यवस्था को ये तीनों स्तरों पर बांटा जा रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और इसी को स्थानीय स्वशासन में जो पंचायती राज व्यवस्था का बंटवारा किया, इसे ही बोला गया क्या? इसी को बोला जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो सबसे अहम मुद्दा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक, तो याद रखना बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द किसने दिया? तो वो भी है आपके बलवंत राय मेहता। शब्द भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक यही है। आपने इनसे सुना ना, अभी तो इन्होंने बोला कि आप क्या कीजिए, आपने केंद्रीयकरण जो करके रखा है, केंद्र में लोकतंत्र को केंद्रीयकृत करके रखा है, उसे आप गांवों तक बिखेर दीजिए। जिसके बाद लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द आया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करो आप। विकेंद्रीकरण का मतलब बिखेरना। तो यहां पर यह शब्द किसने दिया? बलवंत राय मेहता के द्वारा यह शब्द दिया गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहां पर एक और पॉइंट है, अगर बोला जाए भारत के पंचायती राज्य व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार या फिर शिल्पी किसे कहा जाता है? यह एक कथन है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार या फिर वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो वो है आपके बलवंत राय मेहता, क्योंकि इन्हीं की रिपोर्ट के सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ। ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि आपकी बलवंत राय मेहता समिति का गठन, बलवंत राय मेहता समिति गठन 1957 में 1957 में इसका गठन हुआ। और 1957 में गठन किसका हो रहा है? इसी के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया गया। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का सुझाव दिया गया किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का सुझाव दिया गया। अब इसका जो प्रयोग किया गया, प्रयोग सबसे पहले 1958 में आपके आंध्र प्रदेश में इसका प्रयोग किया गया। यह प्रायोगिक रूप से चलाई गई है, सिर्फ एक तरीके से प्रयोग करके देखा है कि यह सफल होगी या नहीं। तो सिर्फ प्रयोग किया गया 1958 में आपके आंध्र प्रदेश में। अगर पूछा भी जाए तो अगस्त 1958 में लगभग इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। जब इसका प्रयोग किया, इसकी सफलता बहुत ही अच्छी आई, इसकी सफलता या फिर अपने चरम पर पहुंच गई।
तो उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को इसे राजस्थान के नागौर जिले, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव, 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पहली पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया, या फिर पहली ग्राम पंचायत का गठन किया, या फिर राज व्यवस्था को लागू किया। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में आपके इसका जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको लागू किया गया। तो कहां पर लागू किया गया है? 2 अक्टूबर 1959 में बगदरी गांव जो नागौर जिले और आपका स्टेट राजस्थान में पड़ता है, पंडित नेहरू के द्वारा इसे लागू किया गया। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। नोट हो गया होगा ये? चलो देखो, देश का पहला राज्य जहां संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम पंचायती व्यवस्था लागू की गई। हाँ बेटा, या सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया वो राजस्थान है। तो देश का पहला राज्य जहां संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई या फिर लागू की गई तो वो है आपका राजस्थान। ठीक है। इसके बाद 1959 में जहां पर प्रयोग हुआ था, इसके बाद आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। उसके बाद 1960 असम, तमिलनाडु, और आपका कर्नाटक, इन 3 राज्यों में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। उसके बाद 1962 में महाराष्ट्र में लागू हुई। इसके बाद 1963 में गुजरात में लागू हुई। इसके बाद 1964 में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में आपकी पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। लेकिन याद रखना, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था नहीं बल्कि 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था चलती है। आगे बताएंगे कैसे चलती है। सिर्फ पश्चिम बंगाल भारत देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था चलती है। तो 1959 के बाद जो राजस्थान में हमने लागू की पूरे राज्य में, उसके बाद 1959 में आंध्र प्रदेश, प्रयोग पहले हुआ था लेकिन लागू बाद में हुई है। 1960 में असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, 1962 में महाराष्ट्र, 1963 में गुजरात में, 1964 में आपके पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलो
तो यहाँ का आपका एक तरीके से पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपके समझ में आ चुका होगा, जितना मैंने बताया अभी कि किस प्रकार से किस किस राज्य में क्या हुआ है, ये आपके पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था दे दी गई, लेकिन जब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाता। एक तरीके से आप जानते हो कि जब तक इसे संविधान में व्यक्त नहीं किया जाएगा तब तक होना सब कुछ, एक तरह से कानून बने, कानूनी रूप से उसे प्रभावित किया जाए, तब जाकर हम मानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था का विकास हुआ या विकेंद्रीकरण हुआ है। तो 1989, उससे पहले 1986 में (1986) में आपके जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने प्रयोग किए कि क्या किया जाए कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलवाया जाए, जिसके अंतर्गत कुछ कानून नियम किस प्रकार से इसको चलाया जाएगा उस सब का विस्तार हो सके। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये है कि सर्वप्रथम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात किसके द्वारा कही गई? 1986 में तो आपके राजीव गांधी है, लेकिन सबसे पहले क्या राजीव गांधी ने ही कहा है ऐसा? तो सर्वप्रथम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात किसके द्वारा कही गई? तो यहां पर देखना 1977 में आपकी एक समिति का गठन हुआ था जिसे बोलते हैं आप अशोक मेहता समिति। 1977 में एक समिति बनी है आपकी अशोक मेहता समिति। और इस समिति के द्वारा इस समय जो सरकार थी आपकी 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो अशोक मेहता समिति के द्वारा कहा गया कि हमें पंचायती राज व्यवस्था को क्या करना चाहिए, इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। दिए जाने की बात कही। अशोक मेहता समिति ने 1977 में जिसका गठन हुआ, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात कही सबसे पहले। तो अगर पूछा जाए तो सर्वप्रथम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात अशोक मेहता समिति। और इस समय अगर पूछा जाए कि पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री आपके मोरारजी देसाई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल इसके आगे जितनी भी समितियां होंगी, महत्वपूर्ण समिति इससे संबंधित हम कर रहे होंगे। और आपको अगर हमारा कॉन्सेप्ट और हमारा जो पढ़ाई हुई बातें हैं समझ में आ रही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें एक मोटिवेशनल ऊर्जा मिले। जिस तरीके से हम आपके लिए इतनी मेहनत करने के बाद आपको इतना बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपको भी हमारे लिए क्या करना चाहिए, इतना तो बनता है कि आप हमारे को सब्सक्राइब, शेयर और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें वीडियो को। क्यों बेटा? और जितनी भी बातें हैं ये सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। शायद ही इस पॉइंट से आपका कोई क्वेश्चन बच पाएगा। और अगर आपको लिखने में कोई समस्या हो रही है या फिर ऐसा लगता है कि ये ज्यादा फास्ट हो जाता है,
आप लिख नहीं पाते हो, तो उसके लिए हम बहुत ही जल्द आपको टेलीग्राम चैनल पर इन सभी की पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। सारी की सारी पीडीएफ जो हम करवा रहे हैं यहां पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप हाँ लिखिए। वहां के अलावा अगर कुछ नहीं लिखोगे तो हम जानते हैं कि ना आंसर है। फिर अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए पीडीएफ के थ्रू, तो हम टेलीग्राम चैनल बहुत ही जल्द आपके सामने लाने वाले हैं, तो उस पर ये पीडीएफ अपलोड कर दी जाएंगी आपके लिए। लेकिन कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, जिससे हमें पता चले। और बाकी सब जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को, फिर हम सामने आकर आपको पढ़ाएं बिल्कुल, जिससे आप भी पूछ पाओ हमसे क्वेश्चन, सब अपने डाउट क्लियर कर पाओ। बाकी आपके लिए डाउट क्लियर करने के लिए एक ही माध्यम है, कमेंट बॉक्स, या फिर तो आप सभी बहुत ज्यादा शिक्षित हो, इस वजह से आपके कोई डाउट नहीं आते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।